बराबर लग रहा। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग जो था उसमें बातें क्या थी वो जानेंगे। सबसे पहले जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया भारत को, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा को और अधिक व्यापक बनाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना था। तो उस समय तक, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उस समय तक सिर्फ 19 विश्वविद्यालय ही स्थापित हो चुके थे पूरे भारत में। ठीक है, तो 1917 तक 19 विश्वविद्यालय बन चुके थे भारत में। तो शिक्षा का उद्देश्य तो जीवन का चतुर्दिक विकास है, यानी कि चारों तरफ से विकास होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए। किंतु विश्वविद्यालय जो है वो रट कर ही परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को सिखा रही थी कि जो भी परीक्षा पास करना है रट कर पास कर जाओ। तो सही रूप से शिक्षा का जो विस्तार था वो हो नहीं पा रहा था। तो देश की बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने में वो लोग पूर्णतया असफल थे। यानी कि जिस प्रकार हमारी परिस्थिति थी देश की, हमारी मांग थी जो, उसके अनुसार शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संपूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। तो स्वतंत्रता के बाद आवश्यक हो गया कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा का नव निर्माण किया जाए, नए तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा का निर्माण किया जाए। इसके लिए राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई। तो कुछ नया पन लाने के लिए, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में बदलाव लाने के लिए ये राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई। तो राधा कृष्णन नियुक्ति के उद्देश्य असली में क्या था कि इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर विश्वविद्यालय के समस्त अंगों पर प्रकाश डालना। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शिक्षा को दृष्टिकोण में रखना था। और आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य उल्लेख इस प्रकार किया गया कि भारत को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों और विकासों के विषय में सलाह लेना तथा जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकता के उपयुक्त हो सके। यानी कि उसी तरह से सलाह लेना कि जो देश के लिए उपयुक्त हो, उसकी जो भावी आवश्यकता है, वर्तमान समय में जो आवश्यकता है शिक्षा के अनुसार, वो पूरा हो सके। तो उस पर आयोग ने कुछ सजेशन दिए, अपने कुछ सुझाव दिए। जो सुझाव इस प्रकार से थे। पहला, कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए, और इसके लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों की छात्र की संख्या कम की जाए, क्योंकि अगर छात्र बहुत अधिक रहेंगे तो शिक्षा अच्छी तरह से नहीं दे पाएगी, क्योंकि शिक्षकों की भी कमी थी। तो छात्र कम होंगे तो शिक्षक ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो छात्रों की संख्या कम करने के लिए क्या करना होगा? छात्रों की संख्या कम करना है तो ऐसा थोड़े है कि किसी बच्चों को निकाल देंगे, हम पढ़ने से हटा देंगे, उसको वंचित कर देंगे। नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? विश्वविद्यालय बढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाएंगे, कॉलेज बढ़ाएंगे, ताकि बच्चे दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे? छात्र की संख्या कम करेंगे और इनके शिक्षण को सुधारा जाए और उप प्रणाली में अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। उसके साथ साथ शिक्षण को सुधारा जाए, उसको और विस्तारित किया जाए। और दूसरा था, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन मान एवं सेवा की शर्तों में सुधार किया जाए। तो उस समय विश्वविद्यालय स्तर पे हो या विद्यालय स्तर पे हो, शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता था। बाकी सारे पोस्ट पे जो लोग रहते थे, बड़े बड़े पोस्ट पे, उनको पैसे अधिक मिलते थे, बट शिक्षक के पद पे रहने वाले और प्राध्यापक के पद पे रहने वाले और प्रोफेसर जो थे, उन लोगों का वेतन जो थी वो बहुत कम थी। तो उस पर सुधार किया जाए। वेतनमान पे उन्होंने ये सुझाव दिया कि उस पर सुधार किया जाए और सुयोग्य और चरित्रवान व्यक्ति शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सके। तथा सुयोग्य मतलब प्रशिक्षित, एक्सपीरियंस्ड आदमी, या फिर जो एक्सपीरियंस के साथ साथ उन प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। और साथ साथ चरित्रवान भी हो, उनके चरित्र का भी ध्यान रखना है कि उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, उस पर नियुक्ति की जाए। थर्ड पॉइंट था उनका कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। तो अनुसंधान की सुविधा कब बढ़ेगी? जब वैज्ञानिक साधन होंगे। रिसर्च सेंटर जो भी बना है उसमें सारी तरह की जो भी उपयोगिता की सामग्री है उसको उपलब्ध कराया जाए। सही समय पे सही चीज़ का उपयोगिता होगा तभी, जब हम जो भी सामग्री उसमें यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा वहाँ पे मौजूद हो।
उसके साथ साथ उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए किसी प्रादेशिक भाषा का व्यवहार किया जाए। प्रादेशिक भाषाओं पर भी विकास पे वो उन्होंने जोर दिया। तो प्रादेशिक भाषा मतलब वहाँ की भाषा। अब जैसे गुजरात है तो गुजराती भाषा पे जोर दिया उन्होंने, पंजाब है तो पंजाबी भाषा, बंगाल है तो बंगाली भाषा, क्योंकि लोग अपने क्षेत्र की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं और अगर उस भाषा में वो पढ़ाई करें तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो प्रादेशिक भाषा पे उन्होंने जोर दिया। पांचवा सुझाव दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्रात्मक भाषाओं की रक्षा और पोषण करना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य होना चाहिए। तो न्याय की रक्षा करना, स्वतंत्रता और समानता, प्रजातंत्रात्मक भाषा। तो प्रजातंत्रात्मक भाषा क्या हुआ? प्रजा की भाषा, जो लोग का बोलचाल का भाषा था, जो लोग बोलना चाहते थे, जिस लैंग्वेज में लोग पढ़ना चाहते थे, उनका भी ध्यान रखना विश्वविद्यालय का ही कार्य है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी लाद दिए और उसी पे पढ़ना है, आप लोग को सब कुछ करना है। तो ये विश्वविद्यालय का कर्तव्य था कि वो प्रादेशिक भाषाओं का, प्रजातंत्रात्मक भाषा का ध्यान रखे। उसके साथ साथ पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को वैज्ञानिक साधनों से सुसज्जित किया जाए, क्योंकि वो शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहते थे। तो शोध कार्य तभी बढ़ेगा जब प्रयोगशाला में वैज्ञानिक साधन होंगे। और उसके साथ साथ पुस्तकालय, तो पुस्तकालय क्योंकि जो भी बच्चे शोध करेंगे तो उनको पुस्तक की आवश्यकता होगी, बहुत सारी पुस्तकों की आवश्यकता होगी। और कोई भी बच्चा जितनी भी पुस्तक है उतनी सब, जितनी उसकी ज़रूरत है आवश्यकता के अनुसार सारी पुस्तकों को अपने पास नहीं रख सकता, खरीद नहीं सकता। इसलिए पुस्तकालयों की व्यवस्था हो और वो सुसज्जित हो। सुसज्जित यानी कि जितनी आवश्यकता है पुस्तकालय में उतनी बुक हो, उतना सुविधा वहाँ उपलब्ध हो। मैगजीन्स है, पेपर है, और भी साइट से जो बुक होते हैं, पत्रिका वगैरह है जो मंथली निकलता है, ये सारे चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, जिनमें हाई स्कूल तथा इंटर कॉलेजों की अध्यापक प्रशिक्षण कर सकें। तो उसमें रिफ्रेशन पाठ्यक्रम किया जाए। रिफ्रेशर मतलब बीच बीच में एक रिफ्रेशर कोर्स होता है जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, बताया जाता है टीचर को कि कैसे क्या करना है, तो उसकी व्यवस्था की जाए। और हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के अध्यापक भी उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, ट्रेनिंग ले सके। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्य को अधिक सफल बनाया जाए। तो स्नातकोत्तर मतलब एमए की डिग्री के लिए, और उसके साथ साथ जो शोध कार्य है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में कला और विज्ञान के साथ साथ सामान्य शिक्षा का भी प्रबंध किया जाए। तो कला मतलब आर्ट्स हो गया और विज्ञान मतलब साइंस हो गया। उसके साथ साथ जनरल एजुकेशन भी होना चाहिए। सामान्य शिक्षा यानी कि जनरल एजुकेशन का भी प्रबंध होना चाहिए। इसके साथ आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया और कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा यानी कि कॉमर्स, व्यापार से संबंधित, कानून की शिक्षा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर भी बल दिया। आयोग ने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया, लेकिन स्त्री शिक्षा पे कुछ अस्पष्ट बातें उन्होंने नहीं कही, कुछ स्पष्ट बात नहीं की कि उसमें ठीक है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन कैसे उसमें बढ़ावा देंगे, उनकी कौन सी बाधाएं हैं जिसे कैसे दूर किया जाए, इसका कोई स्पष्ट बातें उसमें सुझाव नहीं दिया गया था। उसके बाद है आयोग ने एक नए ढंग से विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की। तो यह विश्वविद्यालय क्या था, नए ढंग से क्या करना चाहते थे। शहर में तो विश्वविद्यालय था ही, ये चाहते थे कि